आज का हमारा टॉपिक है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी ऐसे रिएक्शन जो दिखने में तो हमें फर्स्ट ऑर्डर नहीं लगती, लेकिन एक एक्चुअल में वो क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर रेट कांस्टेंट जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और यहाँ पर हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या यूज हो रहे होंगे, दो यूज हो रहे होंगे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट का एग्जाम्पल लें, CH3 COO C2H5 plus H2O, it gives 1 mole of CH3COOH and 1 mole of C2H5OH। अगर हम इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो 1 मोल अल्कोहल और 1 मोल एसिटिक एसिड मिल रहा है। इनिशियली सपोज टी टाइम जब हमारा 0 लग रहा था, यानी इनिशियल टाइम पर जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट उस समय क्या होती है, 0। इस प्रोडक्ट की रिएक्टेंट भी क्या होगी, 0, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। किस कंडीशन पर है ये, T = 0 टाइम पर, यानी इनिशियल टाइम पर। उस समय जो कंसंट्रेशन रही, सपोज हमारे 10 ml जो हैं वो H2O के लिए हुए हैं और 0.01 मोल हमने किसका लिया हुआ है, इथाइल एसीटेट का लिया हुआ है। ठीक है, कंडीशन क्या है, एट T = 0 पर, T = 0 पर हमको ये कंडीशंस देखनी है, क्योंकि T = 0 रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। आफ्टर टी टाइम 0.01 मोल, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसकी क्वांटिटी कम है और यहाँ पर 10 ml जो है वाटर एक्सिस में है, तो जितनी लिमिटिंग क्वांटिटी होगा उतना तो H2O के साथ वो क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, और उतना ही वो प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, यानी 0.01 मोल CH3COH के एंड 0.01 मोल C2H5 के जो है प्रोड्यूस हो जाएंगे, और हमारी इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0। लेकिन इसके साथ वाटर के कितने लगे, 0.01 मोल ही लगेंगे, तो 9.9 मोल कंसंट्रेशन वाटर की जो है वो बची रह जाएगी, यानी बहुत कम क्वांटिटी जो है वाटर की यूज हुई है। तो वाटर की जो क्वांटिटी है उसको हम एज अ कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये समझा जाता है कि इसकी कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, यानी R रेट = K डैश CH3COO C2H5 कंसंट्रेशन एंड H2O कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर C2H3COOH C2H5 एक लिमिटिंग रिएजेंट था और H2O एक ऐसा रिएक्टेंट है जो काफ़ी एक्सेस में है। तो जो चीज़ एक्सेस में होती है उसको हम एज अ कांस्टेंट मान लेते हैं। तो दोनों कांस्टेंट को, एक K1 कांस्टेंट है, इधर H2O कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को एक साथ ले लें, यानी K डैश H2O concentration and CH3COO C2H5 concentration। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट की जगह एक और नया हम कांस्टेंट दे सकते हैं, तो रेट = K, यहाँ एक कांस्टेंट दे दिया K CH3COO C2H5 concentration, जहाँ K = रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ठीक है, तो इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, ना कि H2O की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो सिर्फ इन दोनों में से सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, और जहाँ पर एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है वहाँ जो रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन देखने में तो सेकेंड ऑर्डर लग रही है क्योंकि दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्यूडो
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितनी भी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, कब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंडीशंस क्या होंगी? सबसे पहली कंडीशन, जितनी भी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है वो सारी की सारी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। दूसरी पहचान, अगर कोई रिएक्टेंट एक्सिस में है और दूसरा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है तो वो रिएक्शन भी क्या होगी? वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो सेकंड कंडीशन है, इफ एनी रिएक्टेंट इज इन एक्सिस। तो इन दो कंडीशन से हम पहचान सकते हैं कि हमारी रिएक्शन जो है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। पहली हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन एंड सेकंड वन इज इफ एनी रिएक्टेंट इज इन एक्सिस। नाउ हमारा अगला टॉपिक है रेट कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने पहले भी निकाला था, जिसमें हम K इजिकल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ये फॉर्मूला हमने पहले यूज़ किया था। लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब हमारे जो रिएक्टेंट हैं वो रिएक्टेंट या तो सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या एक्वस सॉल्यूशन हो, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर हमारे रिएक्टेंट जो हैं या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सब की सब अगर गैसेस फेज में हैं तो तब ये फॉर्मूला अप्लाई हम नहीं करेंगे। वहाँ पर हम कंसंट्रेशन जो है वो यूज़ नहीं करते, बल्कि वहाँ क्या यूज़ किया जाएगा? प्रेशर यूज़ किया जाएगा, क्योंकि गैसेस को मेजर करने के लिए हम प्रेशर यूज़ करते हैं। तो जहाँ यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन है वहाँ क्या हम यूज़ करेंगे? इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम हर इक्वेशन के लिए अलग होगा, तो हम किस तरीके से हर इक्वेशन के लिए हम प्रेशर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वी टेक एन एग्जांपल, ए जो कि गैस है वो बी और सी में कन्वर्ट हो रही है। बी भी यहाँ गैस है और सी भी यहाँ गैस है। यहाँ सारे के सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सब गैस हैं। एट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल टाइम पर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? 0, बी भी 0 और सी भी 0। और सारी का सारा जो प्रेशर था वो प्रेशर किसका होगा? ए का यानी रिएक्टेंट का ही वहाँ पर क्या होगा? प्रेशर होगा। अब इससे पहले हम थोड़ा ये समझ लें कि गैस को हम मेजर कैसे कर रहे हैं। गैस का जो रिएक्शन है वो एक क्लोज कंटेनर में हो रहा है और क्लोज कंटेनर में ए बी सी सब अपने अपने प्रेशर अप्लाई करेंगे, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ए का प्रेशर कितना लग रहा है, बी का प्रेशर कितना लग रहा है या सी का प्रेशर कितना लग रहा है। हमें सिर्फ टोटल प्रेशर जो है वो फील हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तब हमको पता है कि यहाँ पे सारा का सारा प्रेशर जो है वो किसका है? पी ए का है, यानी पी एटमॉस्फेयर जो प्रेशर उस पर अप्लाई हो रहा है। आफ्टर टी टाइम कुछ समय बाद क्या होगा? रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए होंगे। सपोज एक्स प्रेशर एक्स एटमॉस्फेयर जो है वो बी का लग रहा है और एक्स एटमॉस्फेयर ही हमारा सी का लग रहा है। तो जितना प्रेशर प्रोडक्ट का लग रहा है उतना प्रेशर इसका मतलब हमारा रिएक्टेंट से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो P इनिशियल माइनस एक्स, तो पी ए का प्रेशर ऑफ ए कितना है? PI माइनस एक्स। प्रेशर ऑफ बी कितना लग रहा है? एक्स। प्रेशर ऑफ सी कितना लग रहा है? एक्स। ठीक है, अब लेकिन हमें तो अलग अलग फील नहीं हो रहा, हमें कंटेनर पर पूरा प्रेशर एक साथ फील हो रहा है। तो हम क्या यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं? P टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। PA का प्रेशर, PB का प्रेशर एंड PC का प्रेशर। PA का प्रेशर कितना है? PI माइनस एक्स प्लस PB का प्रेशर x, PC का प्रेशर x। x से x कैंसिल, यानी P टोटल इज इक्वल टू PI प्लस x। ये P टोटल की वैल्यू आई हमारी। इससे हम x के लिए सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू
पी टोटल माइनस पी आई। एक्स की ये वैल्यू पी ए की वैल्यू में हम पुट करेंगे। हम जानते हैं पी ए का फाइनल प्रेशर क्या है। देखो पी ए का इनिशियल प्रेशर तो पी आई है और अब हम उसको फाइनल प्रेशर निकालना है। तो फाइनल प्रेशर क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स, ये इसका फाइनल प्रेशर है। एक्स की वैल्यू रखने पर पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई। ठीक है, सॉल्व करेंगे। पी ए इज इक्वल टू पी, देखो पी आई दो हो गए हैं, प्लस हो जाएगा तो 2 PI माइनस पी टी। फाइनल प्रेशर हमारा ये निकल के आया है, ये आया है इसका फाइनल प्रेशर ऑफ ए का फाइनल प्रेशर है। अब हम रेट कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल प्रेशर कितना था हमारा PI और फाइनल प्रेशर कितना निकल के आया है 2PI माइनस PT। तो रेट गैसियस फेज के लिए रेट कांस्टेंट की जो हम फॉर्मूला है वो इस तरीके से डिराइव करेंगे और ये हर इक्वेशन के लिए, हर रिएक्शन के लिए अलग होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। हमें इसके लिए रेट कांस्टेंट देना है जहां पर रिएक्शन हमें गिवन है 2N2O5, ये भी गैस है, 2N2O4 ये भी गैस है और O2 ये भी गैस है, यानी तीनों जो कंपोनेंट्स हैं हमारे वो गैस हैं। तो यहाँ पर हम प्रेशर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो प्रेशर फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम वही देखेंगे, सबसे पहले T इक्वल टू 0 पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो सारी की सारी किसकी होगी, N2O5 की होगी। उस समय N2O4 की कंसंट्रेशन 0 है, मतलब तो उसका प्रेशर भी क्या होगा 0। ऐसे ही ऑक्सीजन का प्रेशर भी 0 होगा। आफ्टर टी टाइम एक्स कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे N2O5 के एक्स कंपोनेंट बने, ऐसे O2 के भी एक्स कंपोनेंट बने। यहाँ N2O4 के 2 मोल हैं तो ये 2x हो जाएगा और जो इसमें मैक्सिमम है यानी 2x, x और 2x इनमें जो मैक्सिमम होगा वो उतना इधर से क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से माइनस हो जाएगा, यानी PI माइनस 2x। तो हमारा जो फाइनल जो प्रेशर है वो N2O5 का वो क्या है PI माइनस 2x, N2O4 का फाइनल प्रेशर है 2x और ऑक्सीजन का फाइनल प्रेशर है x। अब P टोटल फाइंड आउट करेंगे। P टोटल इज इक्वल टू PN2O5 प्लस PN2O4 प्लस PO2। सो PI माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, 2x से 2x कैंसल, यानी P टोटल इज इक्वल टू PI प्लस x। x के लिए सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू P टोटल माइनस PI। ये x की वैल्यू हम P फाइनल में रखेंगे, यानी PN2O5 की फाइनल प्रेशर के लिए हम ये वैल्यू रखेंगे, यानी PI माइनस 2x PI माइनस 2, x की वैल्यू क्या है PT माइनस PI। इसको सॉल्व करेंगे तो PN2O5 इज इक्वल टू 3PI माइनस 2PT। ये हमारा फाइनल प्रेशर निकल के आएगा, फाइनल प्रेशर ऑफ N2O5। ठीक है, अब हम रेट कांस्टेंट, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है, तो रेट कांस्टेंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग P इनिशियल एंड P फाइनल। P फाइनल हमारा क्या निकल गया है 3PI माइनस 2PT। P फाइनल, P इनिशियल कितना है हमारा
0.5 एंड P टोटल कितना है हमारा 0.512। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट करके हम इस फॉर्मूले में K की वैल्यू निकाल सकते हैं। K इज इक्वल टू 2.303, टाइम कितना लग रहा है 100 मिनट्स अपॉन 100 लॉग P इनिशियल है हमारा 0.5 अपॉन 3 इंटू 0.5 माइनस 2 इंटू 0.512। K की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये लॉग टर्म सॉल्व कर, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करके हमारा जो आएगा 2.303 अपॉन 100 इंटू 0.0216, ये वैल्यू आएगी इसकी लॉग वैल्यू, हम देख लेंगे कैलकुलेट करके। सो K इज इक्वल टू 4.98 इंटू 10 टू पावर -4 सेकेंड इनवर्स। इतना रेट कांस्टेंट जो है वो इस रिएक्शन के लिए हमारा यूज होगा ना। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। हाफ लाइफ किसको हम बोलेंगे, अगर किसी रिएक्टेंट के, किसी केमिकल रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है जितने समय में वो आधी हो जाए उसी को ही हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं, और इसको हम T हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज नोन एज हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ डेरिवेशन है और हाफ लाइफ का फॉर्मूले अप्लाई करके इसके न्यूमेरिकल्स हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Now, half-life for zero-order reaction. We know that the rate constant for zero-order reaction is K is equal to R initial minus R final upon T। ये हमने लास्ट टर्म पे ये डेरिवेशन देखा था, जहाँ R नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, R फाइनल कंसंट्रेशन है, T टाइम है कितना समय उसमें लग रहा है, और K जो है वो रेट कांस्टेंट है। तो फॉर हाफ लाइफ के लिए जो हम टाइम लेंगे वो किस में लेंगे, T हाफ। वो किसके इक्वल होगा, T हाफ के इक्वल होगा। और जो कंसंट्रेशन है यानी इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2। जस्ट क्या हो जा रही है, हाफ हो जा रही है, यानी R कंसंट्रेशन इज इक्वल टू R नॉट बाई 2। ठीक है, तो T की वैल्यू और R की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। T के लिए सॉल्व कर लेंगे, यानी T हाफ इज इक्वल टू R नॉट माइनस R की वैल्यू पुट करेंगे, R इज इक्वल टू R नॉट बाई 2, R नॉट बाई 2 अपॉन K। R नॉट से R नॉट बाई 2 माइनस करेंगे तो R नॉट बाई 2 ही बचेगा। तो T हाफ इज इक्वल टू R नॉट बाई 2K। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ रहा है हमारा T हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है वो उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि इस फॉर्मूले में कंसंट्रेशन आ रही है। सो द हाफ लाइफ is depend on the initial concentration
of reactant. और हम क्या कह सकते हैं, हाफ लाइफ फॉर zero order reaction is directly proportional to initial concentration. And T half is directly proportional to the R naught. Now we see the graph between the half life and concentration of zero order reaction. अगर हम हाफ लाइफ यानी T हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो अपवर्ड जाती है, हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी और अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी, जहां पर किस किस के बीच में है, T हाफ इज इक्वल टू R कंसंट्रेशन अपॉन 2K। तो T हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन देता है और पॉजिटिव वे में देता है, यानी वो अपवर्ड जाएगी, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड जाएगा। और यहाँ पर स्लोप क्या होगा, स्लोप हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है। कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, 1/K, 1/2K। तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 1/2K। इसके लिए क्या हो गया, स्लोप हो गया। नाउ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग R इनिशियल अपॉन R फाइनल। ये हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था हमने। अब एट हाफ लाइफ T इज इक्वल टू T हाफ एंड R फाइनल इज इक्वल टू R इनिशियल बाय 2, यानी फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और T हाफ के लिए सॉल्व करेंगे। तो T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग R इनिशियल अपॉन R फाइनल की जगह क्या लिखेंगे, R इनिशियल बाय 2, R से R कैंसल, लॉग 2 ऊपर आएगा। T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू देखेंगे, 2.303 अपॉन K लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर यानी T हाफ हमारा क्या आएगा, 0.693 अपॉन K। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा हाफ लाइफ का फार्मूला है वो क्या ड्राइव हुआ है, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। क्या प्रूफ कर रहा है, इस फॉर्मूले में कहीं पर भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं आई है, यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो द हाफ लाइफ for first order reaction does not depend upon initial concentration of the reactant.
हाफ लाइफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लेते हैं। आफ्टर 24 आवर्स का मतलब टाइम हमको दिया हुआ है 24 आवर्स, ओनली 0.125 ग्राम आउट ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेन्स बिहाइंड। मतलब 1 ग्राम एक कोई रेडियो एक्टिव है जिससे 1 ग्राम से घटकर वो कितना जा रहा है, 0.125 ग्राम रह जा रहा है। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट इज इक्वल टू 1 ग्राम एंड फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.125 ग्राम। ये है। व्हाट इज द हाफ पीरियड? तो हाफ पीरियड के लिए हमने 2 फॉर्मूले देखे थे, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की है या जीरो ऑर्डर की है, लेकिन एक हिंट दिया हुआ है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो रेडियो एक्टिव ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपने आप से ही एनर्जी को रेडिएट करते रहते हैं, यानी सिर्फ उसकी रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ उस सिंगल कंपोनेंट पे डिपेंड कर रही है। तो जहाँ सिंगल कंपोनेंट पे डिपेंड करे तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम हाफ लाइफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 24 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन थी 1 और फाइनल कंसंट्रेशन 0.125। तो के इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 8 बार डिवाइड होगा, 2.303 अपॉन 24 लॉग 8। लॉग 8 की वैल्यू देखेंगे, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 24 लॉग 8 की वैल्यू आएगी हमारी 0.9031 और ये सॉल्व करने पर के की वैल्यू आई है 0.0866 आर इनवर्स। ये अभी हमारा रेट कांस्टेंट फाइंड आउट हुआ है। अब रेट कांस्टेंट की हेल्प से हम हाफ लाइफ निकालेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, के की वैल्यू पुट करें 0.0866 इज इक्वल टू 8 आर। इसका आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। So that in first order reaction, time required for completion of 99% is 10 times that of half life of a reaction. हमें ये प्रूव करना है कि किस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसी रिएक्शन के 99.9% कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है वो हाफ लाइफ में लगने वाले समय का 10 गुना है। ठीक है, तो हम क्या करना है इस क्वेश्चन में, 2 टाइम निकालेंगे। एक पहले हम निकालेंगे टाइम 99.9% कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, फिर हाफ लाइफ में कितना टाइम लग रहा है और उन दोनों को कंपेयर कर देना है। ठीक है, तो टी हाफ 99.9 यानी 99.9% कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है हम पहले ये निकाल लेंगे। 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट कितना है वहां पर, परसेंट अगर जहां लग जाए वहां आर नॉट क्या माना जाता है 100 और उसमें से 99.9% रिएक्शन हो चुकी है, यानी 100 माइनस 99.9 टी 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 0.1 एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, यानी टी 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 1000 को हम 10 to power 3 लिख सकते हैं, यानी टी 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 to power 3।
और log 10 की पावर में जितनी वैल्यू होती है वही इसकी लॉग वैल्यू होती है, यानी T99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k इंटू 3। T99.9% इज इक्वल टू 6.909 अपॉन k। तो ये हमारा आ रहा है T99 यानी 99.9% कंप्लीट होने में इतना समय लग रहा है। अब फॉर हाफ लाइफ T हाफ का फॉर्मूला क्या होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.693 अपॉन k। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो, यानी T99.9 अपॉन T हाफ यानी T 50% इज इक्वल टू 6.909 बाई k इंटू k बाई 0.693। कैसे क्या कैंसिल और इससे ये 10 टाइम्स इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई 10। हम लिख सकते हैं T99.9% इज इक्वल टू 10 T 50%। और यही हमको प्रूव करना है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो लगने वाला समय है वो 50% कंप्लीट होने में लगने वाले समय का 10 गुना है।